Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some different questions with different ideas and different many more different things, right? Today that is the question number 50. In the previous classes we have solved question number 49 up to question number 49. We have finished the questions with solutions, right? Obviously yes. But now it's time to solve the later questions. All right? Obviously yes. अब समय आ गया है कि उसके आगे का क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, ठीक है ना? तो सोल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट? देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, राइट? क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? सबसे पहले तो ये पूछा है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन पूछ दिया है कि नेम द डिजीजेस कॉज्ड बाय HIV। सबसे पहले बताइए कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है और फिर ये बताइए कि HIV से कौन सा बीमारी हो सकता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन है कि नहीं? तो लिखा हूं कि HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। HIV का कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो बोलना ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। याद हो गया? चलो वेरी गुड। अब पूछा है कि उससे बीमारी होगा तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय HIV, यानी कि HIV से जो बीमारी होता है वो कुछ निम्नलिखित है। मैंने लिखा है एड्स, ज्यादा बहुत सारे के बारे में जानकारी नहीं लेना है, बस एक बीमारी है, एक एग्जांपल मैंने दे दिया, राइट? नेम द डिजीज कॉज्ड बाय HIV के कारण जो बीमारी होता है उसका नाम है एड्स। एड्स क्या है? तो एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं लेना है आपको, राइट? चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 51। बट उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है देन यू कैन राइट इट, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है जी, डिस्क्राइब हाउ कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। वर्णन कीजिए कि जो दूध है उससे दही, दूध से दही कैसे बनता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको वर्णन कीजिए, राइट? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और है नेम द बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। और एक बैक्टीरिया का ऐसा नाम बताओ जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। मैं रिपीट करता हूं, एक बैक्टीरिया का नाम बताइए जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है, राइट? यही हमारा क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 50 नंबर 1 है, 50 नंबर 1। चलो कोई दिक्कत नहीं, 51 नंबर, चलो ये भी ठीक है। तो हम आपसे ये बता, हाँ पता है, बहुत ज्यादा ठीक है। तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 51 है ये एक ही क्वेश्चन है, बट इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस बना दिया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे भी देख लेंगे, है कि नहीं? सबसे पहले तो ये प्रश्न का उत्तर दिया जाए कि जो कार्ड है वो मिल्क से बना है। यहाँ पे एम है ना, एम होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। हाँ चलो अब ठीक है। तो जो कर्ड है वो मिल्क से कर्ड कैसे बनता है इसको सीखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, सबसे पहले ये जानिए कि मिल्क से दही बनाने के लिए, राइट, प्री मेड कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। प्री मेड कर्ड को, यानी कि पहले से बना, रेडीमेड कपड़ा का नाम सुना, उसी प्रकार से पहले से बना हुआ दही को दूध में डाल देते हैं। किस लिए? दूध को दही बनाने के लिए, समझ गया? एंड और कीप ए साइड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसको हम लोग जो है वो अलग रख देते हैं साइड में। सिंस कर्ड कंटेन्स मेनी मेनी बैक्टीरियम इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दही में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जिसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है? दैट प्रमोट्स, जो क्या करता है, वो प्रमोट्स करता है, यानी कि वो बढ़ावा देता है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। वो प्रमोट्स करता है मिल्क को कि भैया तुम मिल्क ना रहो, अब दही में बन जाओ, दही में बदल जाओ, दही में तब्दील हो जाओ, राइट? ऑब्वियसली यस। नाउ अब मिल्क कंटेन्स ए शुगर, मिल्क जो है वो एक शुगर कंटेन किए हुआ रहता है, स्पेशल टाइप का, कॉल्ड, जिसका नाम है लैक्टोज, ठीक है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स
द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, और जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया गया दही में, जो तुमने मिल्क में लाया है, अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो जो शुगर प्रेजेंट है लैक्टोस मिल्क में, उस शुगर को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, तो एक लैक्टिक एसिड नाम का चीज में, राइट। ठीक है, अब दिस लैक्टिक एसिड, अब ये जो लैक्टिक एसिड है वो कन्वर्ट्स कर देगा मिल्क को इनटू कर्ड में, दही में बदल देगा। लैक्टिक एसिड पूरे मिल्क को दही में बदल देगा। इन दिस वे, इस तरह से कर्ड इज फॉर्म फ्रॉम मिल्क, इस तरीके से जो जो हमारा कर्ड है वो दही से कर्ड बन जाता है, राइट। समझ गया ये क्वेश्चंस, कहाँ प्रॉब्लम हुआ जय पहले बताओ। अच्छा लिखो इसे, एक बार रिपीट कर देता हूँ, लिखो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा। देखो जी, फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले उद्देश्य ये है कि मुझे और तुझे एक टास्क दिया गया है कि दूध से दही बनाओ। तो दूध से दही कैसे बनेगा यही वर्णन करते हुए आंसर में लिखना। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है। तो सबसे पहले तो दूध लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सिप सिप यानी कि बार मिल्क लेंगे और पहले से बना हुआ रेडीमेड दही को मिला डालेंगे किसमें, तो उस मिल्क में, ठीक है। अब मिल्क में पाया जाता है लैक्टोस नाम के एक शुगर, ठीक है, और दही में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब लैक्टोस पाया गया मिल्क में और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया गया दही में, तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस लैक्टोस को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, किस चीज में, किस चीज में, तो लैक्टिक एसिड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड में। और ये जो लैक्टिक एसिड बना, ठीक है, मिल्क में, और ये लैक्टिक एसिड पूरे मिल्क को बदल देगा किस चीज में, तो कर्ड में यानी कि दही में। इस तरीके से जो है वो मिल्क से हम लोग दही का निर्माण कर लेते हैं, राइट। आई होप कि तेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और तुझे अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। ऑब्वियसली यस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। मुझे यकीन है पक्का कि आपने लिखा होगा, पक्के। ओके बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। आओ चलो देखते हैं, लेट अस नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग व्हिच मेक्स द ब्रेड डग राइज। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम बताओ जो कि जिसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेड को बनाने के लिए, ठीक है ना। और डग, ब्रेड डग, ब्रेड डग का मतलब हुआ गूथा हुआ आटा। गूथा हुआ आटा भी फूल करके बड़ा हो जाता है। इतना सा आटा लेंगे ना और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर मिला दें तो वो आटा जो है वो फूल करके बड़ा हो जाएगा, राइट। हाउ डज इट मेक्स द डग राइज, और ये जो है वो डग को राइज कैसे कर दिया। गूथा हुआ आटा इतना सा था, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिला है तो ये एकदम फूल करके बड़ा सा क्यों हो गया और कैसे हो गया, इसको भी वर्णन कर देना है। तो कोई बात नहीं है, वर्णन कर लेंगे। लिखा हूं। सबसे पहले तो जानते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलाते हैं हम लोग ब्रेड को बनाने के लिए, जिससे ब्रेड जो है वो मुलायम होता है और जो गूथा हुआ आटा जो है वो फूल करके इतना सा से इतना हो जाता है, राइट। तो ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग व्हिच मेक्स द ब्रेड डग राइज, ठीक है। तो ईस्ट का जो है वो इस्तेमाल होता है ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में। ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, तो उसका आंसर है ईस्ट। ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, समझ गया। चलिए वेरी गुड। अब प्रश्न का उत्तर यहां से दे रहा हूं जी, बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो ठीक है, देखो अब उत्तर दे रहा हूं मैं आपसे और मैं आपसे ये समझा रहा हूं कि किस प्रकार से आखिरकार हाउ हाउ जो ब्रेड है और जो डग है, ब्रेड का डग यानी कि गूथा हुआ आटा जिससे ब्रेड बनने वाला है, वो उस ईस्ट को मिलाने के बाद वो फूलता कैसे है, राइट। तो कोई बात नहीं, आयो चलो सीखते हैं। लिखा हूं कि ब्रेड डग राइज, ब्रेड डग जो है वो फूल गया, राइज का मतलब होगा बड़ा हो जाना, ठीक है। क्यों, तो लिखा हूं कि दिस इज बिकॉज, यहाँ पे सिंगल स्पेस होगा मैंने सटा दिया। दिस इज बिकॉज व्हेन ईस्ट इज मिक्स्ड, जब ईस्ट को मिलाया जाता है इन डग में, गूथा हुआ आटा में, फॉर फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बनाने के लिए, द ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली,
तो ईस्ट जो है वो अपना जनसंख्या बढ़ाने लगती है या फिर लगता है, एंड गिव्स आउट कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर रिप्रोडक्शन के समय जो है वो क्या प्रदान करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज होती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। कब? जब उसको सांस लेना होता है तब। मैं रिपीट करता हूँ कि जब ईस्ट को मिलाया जाता है गूथा हुआ आटा में, तो ईस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन करके अपना जनसंख्या बढ़ाता है, और यानी कि एंड रिस्पायरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज किया जाता है, राइट। द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बबल्स है यानी कि गैस निकल रहा, तो गुब्बारे ही तो निकल रहा है, तो जो गुब्बारे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, वो फिल द डग, वो गूथा हुआ आटा में जा करके भर जाता है, एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड मेक्स द डग राइज। चूंकि जो गैसेस था वो डग के अंदर में जा करके समाहित हो गया है, राइट, तो वो तो गूथा हुआ आटा तो पूरा फुल ही जाएगा ना, बोलिए, फुल जाएगा ना, ऑब्वियसली यस, फुल जाएगा। तो यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट, जो गूथा हुआ आटा है वो किस प्रकार से फूल जाएगा यानी कि बड़ा हो जाएंगे। तो सीख गया। ये आंसर जो है वो कंप्लीट होता है, लाइन बाय लाइन करके मैंने आपको सिखाया है और मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बातें करता हूँ, राइट। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग क्या है? हाउ इज फूड पॉइजनिंग कॉज्ड? फूड पॉइजनिंग क्या है और फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाता है? कॉज्ड वही हुआ, ठीक है ना, कॉज्ड कैसे हो जाता है ये फूड पॉइजनिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, राइट। तो लिखा हुआ आंसर में कि द डिजीजेस कॉज्ड बाय, क्या क्या आंसर है जी? हाँ चलो ठीक तो है। द डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। देखिए एक लाइन में हमने फूड पॉइजनिंग का आंसर जो है वो आपसे लिखा दिया, राइट। हमने लिखाया कि वैसा डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, जो कि प्रेजेंट रहता है वो फूड में, भोजन में उपस्थित है, जिसके कारण हो रहा है बीमारी है, तो इसे ही हम लोग फूड पॉइजनिंग का नाम दिए हैं, राइट। और फूड पॉइजनिंग का मतलब जहर भोजन। फूड पॉइजनिंग का नाम ये इसे ही दिया कि वो भोजन जिससे खाने के बाद हमें बीमारी हो जाए। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो था वो उस भोजन में उपस्थित था, तो इसी चीज को हम लोग फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं, राइट। तो फूड पॉइजनिंग से बचना चाहिए हम लोगों को, राइट। अब देखो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, तो लिखा हूं कि फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड व्हेन, फूड पॉइजनिंग हो जाता है जब, इफ द फूड इज नॉट, यहां पर लिखा हूं नॉट, फूड इज नॉट कवर्ड और प्रिजर्व्ड प्रॉपरली। फूड पॉइजनिंग कब होता है? तो फूड पॉइजनिंग उस समय हो जाता है जब भोजन जो है वो अच्छे तरीके से ढका नहीं हो या फिर उसको सुरक्षित तरीके से रखा नहीं गया हो, तो भी फूड पॉइजनिंग हो जाता है, राइट। ऑब्वियसली यस। तो आई होप कि तुझे ये इतनी सारी चीजों के बारे में समझ में आया होगा, राइट। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं? चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो इसे लिख लो, तुम लोग इसे नोट करोगे, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक से, ताकि और भी कुछ मैं बातें आपसे शेयर कर सकूं, राइट। ऑब्वियसली यस। चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है। अब देखिए चीजों को समझने के लिए और भी कुछ बातें मैं करता हूँ, बट अगर तुम चाहते हो इसे लिखना, देन यू कैन राइट इट, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए यहाँ प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 का ए है कि व्हाट इज मींट बाय फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेम एनी 5 मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हो, और ऐसा 5 गो तरीका बताओ जिससे हम लोग भोजन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस प्रश्न को भी डील कर लेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। देखिए ऐसा कोई भी चीज कीजिए जिसके कारण, ऐसा कुछ भी करो लेकिन उस वो चीज करने के बाद जो तुम्हारा भोजन है, उस भोजन का ओरिजिनलिटी फॉर्म, यानी कि जैसे ताजा होता है तो उस ताजापन उसमें बरकरार रहे, तो इसी चीज को फूड प्रिजर्वेशन का नाम देते हैं। समझ गया ना।
चलिए, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित करना या फिर सुरक्षा प्रदान करना, राइट। तो फूड सुरक्षित से क्या समझते हो तुम? तो यही समझता। तो लिखा हूं आंसर में, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, कोई पूछेगा तो बोल देना, द प्रोसेस इन विच the process in which food in which is preserved from spoilage, the process in which food is, यहाँ पे फूड छूट गया है, देख लो यहाँ पे फूड लिख लेना, यहाँ पे फूड छूट गया है, अब इसे लिख लो, ठीक है। चलो, तो द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिजर्व्ड फ्रॉम spoilage और we can maintain the originality of food, then this is called food preservation, राइट। देखो, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो हमने कहा कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें भोजन को बचा सके, किस चीज से, तो वो खराब होने से। स्पॉइलर्स का मतलब वही हुआ नष्ट हो जाना, खराब हो जाना। तो सड़ने से हम लोग बचाएं भोजन को, या फिर उस भोजन का जो ताजापन है, ओरिजिनलिटी फॉर्म है, उसको मेंटेन करके भी रखेंगे, तो यही फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसी प्रश्न में एक और प्रश्न को ऐड कर दिया गया है, और वो ये है कि आप हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे हम लोग भोजन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं या फिर रखा जा सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देंगे, है कि नहीं। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द 5 मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, यानी कि फूड को, दैट मीन्स कि भोजन को प्रिजर्व करने के लिए कुछ निम्नलिखित 5 तरीके हैं, 5 वो मेथड्स है। कौन कौन है वो? तो पहला है सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा है हीटिंग, समझ गया ना। और तीसरा है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, राइट। और चौथा मेथड है डीप फ्रीजिंग, और पांचवा मेथड है एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट। तो ये 5 को टोटल जो है वो तरीका हुआ, मेथड्स हुआ, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, भोजन को प्रिजर्व किया जा सकता है, राइट। ऑब्वियसली यस। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या होगा तो भाई अभी बोलेगा और अभी क्लियर कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो, लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलो, अब बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 54 का, बी पार्ट है, राइट। 54 क्वेश्चन नंबर अभी देखे ना हम लोग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 का अब बी पार्ट है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर बी है जी कि हाउ डू यू प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, यानी कि घर पे पका हुआ भोजन, घरों में जो भोजन बनता है हम लोगों के लिए, चावल दाल रोटी सब्जी चाहे जो भी बने, तो घर में बनता है भोजन, तो उस भोजन को हम लोग सुरक्षित यानी कि प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं। कुछ ऐसा तरीका बताओ जिस तरीके का इस्तेमाल करके हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं और फिर खाने के योग्य वो रहे, राइट। तो आंसर है कि वी कैन प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि हम लोग घर पे पका हुआ भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी कुछ निम्नलिखित तरीकों से। तो पहला तरीका है हीटिंग, गर्म करके रखेंगे उसको, राइट। फ्रीजिंग यानी कि ठंडा करके, डीप फ्रीजिंग बहुत ज्यादा ठंडा करके, कॉमन साल्ट यानी कि नमक वगैरह सब ऐड करके हम लोग जो है वो भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, राइट। तो समझ गया ना कि कैसे सुरक्षित रखा जाता है। चलो, वेरी गुड। तो आप इसे क्या करो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट। चलो, वेरी गुड। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का ए प्रश्न है कि भाई शुड बी नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, हम लोगों को पानी को इधर उधर अपने आस पास या फिर अपने आस पड़ोस में पानी को कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि आखिरकार क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोगों को वाटर को यहाँ वहाँ कलेक्ट करके नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे का कारण बताओ, राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देंगे, है कि नहीं। लिखा हूँ कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, कि सभी मॉस्किटो जो है अपना नस्ल को बढ़ाती है, जनसंख्या बढ़ाती है वाटर में यानी कि पानी में। इन वाटर, यहाँ पर दो लिखा गया, आप एक के बार लिखो।
एक हिंट लिखो, ठीक है, इन वाटर, राइट, दैट इज ए कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ठीक है ना। तो जितने भी तरह का जो मॉस्किटोज है वो पानी में ही पनपता है, तो आप घरों के आसपास में पानी को अगर कलेक्ट करके रखोगे यहाँ वहाँ, तो क्या होगा, उससे उससे जो मॉस्किटोज है वो ज़्यादा, उससे जो मॉस्किटोज है वो ज़्यादा पनपेगा, राइट। और जब मॉस्किटो जो है वो ज़्यादा पनपेगा तो आपको बीमारी होगा, क्यों? क्योंकि मॉस्किटो जो है वो एक कैरियर है कौन सा डिजीज़ का, तो मलेरिया पैरासाइट का। तो आपको जो है वो कौन सा बीमारी दे सकता है, तो मलेरिया नाम का बीमारी जो है वो आपको दे सकता है ये मॉस्किटोज, राइट। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट होता है। चलो, ऑब्वियसली यस, डेट इज ए कैरियर। चलो ये तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 के बी पार्ट हम लोग जो है वो चेकआउट करते हैं। बी पार्ट, नेम वन एनिमल डिजीज इज कॉज्ड। एगो ऐसा जानवरों में होने वाला एनिमल का नाम बताओ, ठीक है, जो जो वायरस के कारण होता है, ठीक है। कुछ निम्नलिखित जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ इसी प्रकार से देगा। और फिर पूछेगा कि वायरस के कारण कौन सा बीमारी जो है, यही प्रश्न कर दिया है, ठीक है ना। ये हेडिंग देख रहे हो ना, वो बोला है कि जानवरों में होने वाली बीमारियों का नाम बताओ जो वायरस के कारण होता है। तो उसका आंसर है फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो जानवरों में होता है, जो कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, राइट। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है बी नंबर, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को जो है वो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा और इसको ख्याल रखिएगा, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो भाई, यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग इसे लिख लो। चलो, लिख लिया होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं जी, है कि नहीं। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये देखिए दूसरा है बाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा बीमारी होगा जानवरों में। हम लोग नहीं, हम लोग भी एक प्रकार के जानवर हैं, लेकिन अभी जो जानवर की बात कर रहा हूं मैं, वो हो गया बफेलोस, गोट, काउज, डॉग इट्सेट्रा। तो इस तरीके का जानवर में जो कौन सा बीमारी होता है, बैक्टीरिया के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो एंथ्रेक्स। इसको भी याद रखेगा, बहुत बड़े कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं आपसे ये प्रश्न का उत्तर, राइट। तो आपको याद रखेगा तब ना उत्तर दे पाएगा। तीसरा है भाई फंगस। फंगस के कारण कौन सा, तो अस्परजिलोसिस। तो अस्परजिलोसिस नाम का जो बीमारी है वो होता है जानवरों में, लेकिन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, तो फंगस के कारण। समझ गया ना। तो इस चीज को भी याद रखिए, हर एक पॉइंट से दो दो तरह के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो है वो बना दिया जा सकता है। तो कैसे उत्तर दोगे, याद रखोगे तभी ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि तुम लोग जो है वो इसको याद रखेगा और समझने का प्रयास करोगे, राइट, ऑब्वियसली यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, वेयर डू राइजोमियम बैक्टीरिया लाइव। राइजोमियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ रहता है, ठीक है, और व्हाट इज देयर फंक्शन। और राइजोमियम बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, क्या काम है, ये भी प्रश्न, एक ही प्रश्न में दो तरह का प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि राइजोमियम बैक्टीरिया जो है वो कहाँ रहता है, और पूछ दिया गया कि राइजोमियम बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, क्या उसका उद्देश्य है, वो क्या करता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि राइजोमियम बैक्टीरिया जो है वो रहता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट, राइट। तो लेज्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोमियम बैक्टीरिया होते हैं। और राइजोमियम बैक्टीरिया का क्या काम है जी, तो इसका काम है कि नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो कि यूजफुल है प्लांट्स के लिए, यही उसका फंक्शन है, राइट। मुझे यकीन है कि आप जो है वो इसे सीखने का प्रयास कर रहा होगा, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए इसका आंसर लेते हैं कि राइजोमियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स सच एज पीज, ग्राम एटसेट्रा। लेज्यूमिनस प्लांट्स जैसे में पीज हो गया, मटर हो गया, ग्राम यानी कि चना हो गया, राइट। तो ज्यादातर दलहन पौधे के रूट नोड्यूल्स में ही होते हैं ये लेज्यूमिनस क्रॉप्स, राइट। तो होता क्या है कि बैक्टीरियम रहता है, राइजोमियम बैक्टीरिया, समझ गया ना। तो कौन सा प्लांट्स में, तो लेज्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे में पीस, ग्राम। चलो ये तो हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया, मैं रिपीट ही कर दिया। अब जानते हैं राइजोमियम बैक्टीरिया का क्या फंक्शन है, ठीक है, राइट। तो लिखा हूं कि राइजोमियम बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एयर इनटू नाइट्रोजन
compounds which are useful for plants, ठीक है, and this is the function of rhizonium bacteria. राइजोमियम बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस को, जो कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, किसी में तो नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है, विच आर यूजफुल फॉर प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए लाभदायक चीज है ये, ठीक है, और दिस इज द, और यही फंक्शन है किसका, तो राइजोमियम बैक्टीरिया का, समझ गया। तो आई होप कि इस प्रश्नों का भी डील किया हमने, और इस प्रश्नों का भी तुमने उत्तर अच्छे से गेन कर पाया होगा, अच्छे से अचीव कर पाया, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो तो फिर आगे बढ़ता हूँ, राइट। चलिए ये नेक्स्ट है, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है जी, लिख लेगा ना। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है जी कि नेम एनी टू, पहला में बैक्टीरिया, यानी कि दो गो बैक्टीरिया का नाम बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ टू बैक्टीरिया, यानी कि दो बैक्टीरिया को कुछ निम्नलिखित नाम है। पहला हो गया राइजोमियम बैक्टीरिया, दूसरा हो गया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। पूछा था कि दो गो बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइजोमियम बैक्टीरिया, ये दो गो बैक्टीरिया का नाम है जो कि कंप्लीट होता है आपका आंसर, राइट। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के बारे में बताओ, ठीक है, लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ टू प्रोटोजोआ, नेम एनी टू, दो को पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 57 में कि दो दो का नाम बताते चला जाना, बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का और वायरसेस का, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटोजोआ का दो गो नाम है, एमीबा और पैरामीशियम, तो एमीबा और पैरामीशियम जो है वो एग्जाम्पल है किसका, प्रोटोजोआ का, या फिर दो गो प्रोटोजोआ का नाम बताओ, तो एमीबा और पैरामीशियम, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो सी में है वायरस के बारे में, पूछा है कि दो गो वायरस का नाम बताओ या फिर दो गो एग्जाम्पल दो वायरस का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द टू नेम्स ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसेस का दो गो निम्नलिखित नाम है, कौन कौन है वो, तो पहला नंबर पर है कॉमन कोल्ड वायरसेस एंड दूसरा पर है HIV वायरसेस, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, दो गो वायरस का नाम आपको हमेशा के लिए याद ही रहना चाहिए, चाहे आप कोई भी क्लास में चले जाए, 7 में पढ़ते हो, 8 में, 9 में, 10 में, ग्रेजुएशन में, या फिर PhD MPhil कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट, लेकिन आपको ये नाम जो है वो ये सभी ये कॉमन चीजें है यार, है कि नहीं, दो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, सब नाम याद होना चाहिए, है कि नहीं, तो समझ गया ना। तो इतनी सारी चीजों को आप लिख लीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप चीजों को जो है वो फॉलो करते होंगे वो बेहतर से बेहतर तरीके से, और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट, ऑब्वियसली। चलो भैया नेक्स्ट है, बट इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो जी, है कि नहीं। चलिए अब डी में है कि दो गो एल्गी का नाम बताओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ टू एल्गी, यानी कि दो एल्गी का कुछ निम्नलिखित नाम है। पहला में है क्लोडो, ऐसे कैसे नाम है, क्ला, यहाँ पे CLO नहीं होगा, क्लोमाइड, CL, क्लामाइड, ए होगा यहाँ पे, ठीक है ना। स्पेलिंग को रिपीट करता हूँ, CHLAMYDOMONAS, ये करेक्ट स्पेलिंग है। क्लामाइडोमोनस और अस्पायरोजाइरा, दो गो एग्जाम्पल है किसका, तो एल्गी का, या फिर क्लामाइडोमोनस और अस्पायरोजाइरा दो गो नाम है किसका, तो एल्गी का, राइट। चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न फंगी का, यानी कि दो गो फंगी का नाम बताओ, या फिर ये भी प्रश्न हो सकता है कि दो गो उदाहरण दो फंगी का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द नेम ऑफ टू फंगी, यानी कि दो फंगी का कुछ निम्नलिखित नाम है। पहला में हो गया ईस्ट, दूसरा में हो गया पेनिसिलियम। तो ईस्ट और पेनिसिलियम जो है वो दो गो उदाहरण भी है किसका, फंगी का, और दो गो नाम भी है फंगी का, राइट, ऑब्वियसली यस। तो इसको लिख लिया होगा, मुझे यकीन है, लिख लिया है ना। चलो वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 58 को डील किया जाए, राइट। स्टेट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स और यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ, हमारे प्रत्येक जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, या फिर उसका क्या महत्व है, यही पूछा गया, ठीक है ना, और या फिर उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी पूछा गया है, राइट। तो लिख देंगे आंसर में जी कि फ्लोइंग आर द बेनिफिशियल इफेक्ट्स और यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ, यानी कि उत्तर में दिया हूं
कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल है, वो भी कुछ निम्नलिखित चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए वन बाय वन करके जानते हैं कि वो क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, ब्रेड, केक्स। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं कर्ड में, दही बनाने के लिए, ब्रेड में, ठीक है, और केक्स, जो हैप्पी बर्थडे में केक काटते हो तो उसके में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है उसी केक को बनाने के लिए। दूसरा इस्तेमाल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो ध्यान से देखिए, लिखा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, विस्की बनाने के लिए, जो कि अल्कोहल का ही कैटेगरी, और किस चीज के लिए, तो एसिडिक एसिड, जो कि विनेगार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल बताना है आपको, जो हमने अभी तक दो ठो बता दिया है, और भी बता रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या इस्तेमाल है। तो तीसरा मैं लिखा हूं जी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन यानी कि दवाइयों को बनाने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हमने एंटीबायोटिक्स बोला। तो एंटीबायोटिक्स कुछ और नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं, राइट। तो इसलिए सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, और आप इसे यहां तक लिख लो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया है ना, वेरी गुड। चलिए चौथा इस्तेमाल रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातें करते हुए। लिखा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। समझ गए? जैसे कि आपने बचपन में ही सुना होगा अर्थवर्म के नाम से, जो कि फार्मर्स का फ्रेंड है। कौन? अर्थवर्म। भाई 5वें क्लास में आपने पढ़ा होगा, 5th क्लास में ही, कि भाई आर अर्थवर्म्स कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। यानी कि फार्मर्स का फ्रेंड अर्थवर्म को क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्थवर्म जो है वो फर्टिलिटी को बढ़ा देता है सॉइल का, इसीलिए हम लोग फार्मर्स के दोस्त ना कहेंगे तो क्या दुश्मन कहेंगे? क्यों? क्योंकि किसान भाई लोगों को और उपजाऊ जमीन चाहिए, और उपजाऊ जमीन बनाने के लिए अर्थवर्म्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कर ही रहा है कि नहीं? तो इसीलिए हमने बोल दिया उसको, अर्थवर्म्स को, राइट। अब 5वां है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन आवर इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लीन करता है, साफ सफाई करने में उसका योगदान है। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब तो हद कर दिए सर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उत्तर देता हूँ, राइट। मिलेगा, उत्तर मिलेगा। शत्रु ने ललकारा है, हे राज उत्तर दो हे राज। एनी हाउ आई एम जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, किसी का भैंसा जो है वो मर गया या फिर मर गई, भैंसी मर गई, तो उसको फेंक दिया जाता है नदी में, तालाब में, पोखर में, खै में, और वो सड़ जाता है, पूरा स्मेल करता है। तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ ना। लेकिन लेकिन कुछ महीने के बाद तुम ये भी नोटिस करता होगा कि वो पूरा मिट्टी में मिल गई, और सिर्फ हड्डियां बच रहा है। तो कैसे वो मिट्टी में मिल गया? तो उसको सड़ाया डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम किया है। इसीलिए हमने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे इस इन्वायरमेंट को, वातावरण को क्लीन करता है, राइट। ऑब्वियसली यस। चलिए ये हो गया। चलो देख लो भाई, कुछ भी रह ना जाए। तो ये कंप्लीट होता है इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 59। अब 59 क्वेश्चन है जी, इससे सोल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, एक मेथड है, एक स्पेशल सा टर्म आता है पास्चराइजेशन, ठीक है। तो पास्चराइजेशन प्रक्रिया के इस्तेमाल करके मिल्क को कई दिनों तक लगी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि पास्चराइजेशन क्या है, इसके बारे में बताइए। पास्चराइजेशन प्रक्रिया के बारे में बताइए। देखिए, पास्चराइजेशन प्रक्रिया में सबसे पहले मिल्क को 15 मिनट के लिए, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर, कुछ इस प्रकार से, और फिर उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। समझ गया ना? तो
और फिर मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए रख देते थे। तो इसी प्रक्रिया जो हमने ऐसे किया, गर्म फिर ठंडा, तो इस चीज को ही एक टर्म देते हैं, दैट इज द पास्चुराइजेशन। ठीक है, समझ गया पास्चुराइजेशन मेथड क्या होता है। चलो अब देखते हैं कि क्या आंसर में लिखा हूँ। इन द मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन, यानी कि पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है कि फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड, सर्वप्रथम मिल्क को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, राइट, ऑब्वियसली यस, इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस तब पे हम लोग जो है वो मिल्क को क्या करते हैं, अजीब हाल है, ये चालू ना होगा, हो गया, कोई नहीं, पता नहीं यहाँ पावर का फ्लक्चुएशन होता है, 10 बार करते करते मर गए, सुनता ही नहीं है कि भाई एक बार कनेक्शन चेक करो, कनेक्शन, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हो, उत्तर समझ गया ना पास्चुराइजेशन के बारे में बातें करते हुए, चलो ठीक है। तो वही बता रहा था कि मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में क्या करते हैं कि फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड, मिल्क को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री टेम्परेचर पे हीट किया जाता है फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए। किस लिए? तो किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ताकि बहुत सारा बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, समझ गया ना, प्रेजेंट इन मिल्क, जो कि दूध में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसके बाद दिस हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली टू लो low temperature to prevent any remaining bacteria for later growth। और फिर तुरंत इसको ठंडा किया जाता है, क्यों? ताकि कुछ और भी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है उसमें, उस मिल्क में, तो वो भी मर जाए, समझ गया ना, क्योंकि कुछ कुछ गर्म से मर जाएगा और कुछ कुछ ठंडा से मर जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने ऐसा ठंडा गर्म कर रहा है, तो इसे एक बार लिख लो, ठीक है ना, ठीक है। चलिए और भी कुछ बातें करता हूँ, एंड लिखा हूँ वहां पे, एंड दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन कोल्ड प्लेस और इन रेफ्रिजरेटर, और तब जा करके इस मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में इसको हम लोग जो है वो रख देते हैं, या फिर ठंडा जगह पे, ठंडा प्लेस पे, कोल्ड प्लेस पे इसको हम लोग रखते हैं, राइट। इसी, क्या बोलते हो, इसी पास्चुराइजेशन प्रक्रिया के बारे में बातें करते हुए इतनी सारी चीजों को हमने तेरे से बतलाया, तुझसे समझाया, आई होप कि तुमने सीखा होगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 है कि नेम वन प्लांट डिजीज इज कॉज्ड। अब देखो पहला जो ये प्रश्न है उसको समझते हैं कि कुछ कुछ जो बीमारी है वो पेड़ पौधों को भी होता है, राइट। तो पेड़ पौधों को होने वाला बीमारियों को नाम बताओ जो किसके कारण होगा, तो फंगी के कारण होगा, यानी कि फंगस से होने वाला वन ही, एक ही बीमारी का नाम, नेम वन प्लांट डिजीज, ठीक है। तो एक वो ऐसा प्लांट डिजीज का नाम बताओ जो फंगी के कारण, यानी कि फंगस के कारण होता है, तो उस बीमारी का क्या नाम होगा, तो आंसर में होगा रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। उत्तर हो गया, कंप्लीट हो गया। और दूसरा एक ऐसा प्लांट डिजीज का नाम बताओ जो वायरस के कारण होता है, तो येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी बीमारी का नाम है, ठीक है, जो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, समझ गया, जो किसमें होता है, तो प्लांट में होता है, राइट। अब देखिए तीसरा है कि बाई बैक्टीरिया, एक ऐसा प्लांट डिजीज का नाम बताओ जो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, तो सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस कैंकर नाम के बीमारी जो है वो प्लांट में होता है, इसके बारे में हमने तेरे से बता दिया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को समझते हैं कि विच डिजीज इज स्प्रेड बाई, यानी कि कौन सा बीमारी जो है वो फैलता है किसके द्वारा, तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज के द्वारा, राइट। तो आंसर में हो गया मलेरिया, ठीक है ना। तो which disease is spread by फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज, दैट मीन्स कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज के द्वारा कौन सा बीमारी फैलाया जाता है, तो आंसर में है मलेरिया। मलेरिया जो है वो एक बीमारी का नाम है जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज के कारण होता है, ये मलेरिया, राइट। तो आप इसे लिख लीजिए, अभी तक लगी आपने नोट नहीं किया, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, ठीक है, लिख लिया होगा, वेरी गुड। अब आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी। अब देखिए यहाँ पे वो ए पार्ट था, अब ये बी पार्ट है, यहाँ पे बी लिखना भूल गया,
फीमेल एडिस मॉस्किटोज, ठीक है। फीमेल एडिस मॉस्किटोज के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो उसका आंसर है डेंगू। तो डेंगू नाम का बीमारी जो है वो फीमेल एडिस मॉस्किटोज के चलते होता है। यहाँ से कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके पास होनी ही चाहिए, राइट, ऑब्वियसली, यस। चलो भैया आगे बढ़ा जाए। 62 क्वेश्चन है, नेम टू फ्रूट्स विच आर प्रिजर्व। दो गो ऐसा फ्रूट्स यानी कि फलों का नाम बताओ जिसको प्रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, यानी कि अचार के रूप में उसको सुरक्षित रखते हैं। तो दो गो फ्रूट्स का नाम बताओ। तो पहला हो गया आम के अचार, दूसरा हो गया आंवला के अचार। तो आम और आंवला यानी कि मैंगो और आंवला जो है वो उसको हम लोग उसका अचार बनाते हैं और बचा करके रख सकते हैं कई महीनों तक लिए, राइट, इसलिए यस। ठीक है, कहाँ चला गया जी? दूसरा प्रश्न है कि इन द फॉर्म ऑफ जैम्स। तो जैम्स के फॉर्म में कौन सा फल को, फ्रूट्स को हम लोग रखते हैं? तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करते हैं जैम्स को बनाने के लिए, और एप्पल का भी होता है जैम्स, ठीक है। जो जैम्स जेली होता है जी, वही वह जैम्स, ठीक है ना, तो उसको इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। यानी कि निम्नलिखित डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ। यानी कि रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो होता है प्लांट में, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस में होता है, पूछ रहा है कि कैसे फैलता है, इसका फैलने का क्या मोड ऑफ स्प्रेड, यानी कि क्या तरीका, कैसे फैलेगा। रस्ट ऑफ व्हीट बीमारी का नाम है। तो एयर एंड सीड्स, या तो ये एयर से फैलेगा, यहाँ है तो इस पत्ते से उड़ करके किसी और पे चल जाएगा, या फिर इसका बीच में ही पहले से ही बीज में यानी कि सीड में ही ऐसा बीमारी लगा हुआ होगा तो पूरे प्लांट को हो जाएगा, राइट। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस, आगे बढ़ सकते हैं ना। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? बोलो, नहीं है। चलिए बी में है दैट इज सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर नाम का बीमारी जो है वो होता है, वो फैलता है कैसे? तो एयर के कारण। तीसरा है येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, यानी कि इसको ओकरा भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी जो है वो कैसे फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो इंसेक्ट के कारण फैलता है, यानी कि इंसेक्ट जो है वो इस पे खाएगी पहले, फिर दूसरे को खाएगी, तो इन्फेक्शन हो जाएगा और एक हेल्दी प्लांट्स को भी हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, इसे समझते हैं। नेम एनी टू एनिमल डिजीजेस एंड टू प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दो गो ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो एनिमल के कारण होता है, और फिर दो गो ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो 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 प्लांट में होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्रश्न आपका क्या है। तो मैं बोल रहा हूं कि दो गो ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो एनिमल में होता है, और प्रश्न है कि दो गो ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो प्लांट में होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखा हूं कि फ्लोविंग आर द नेम ऑफ टू एनिमल डिजीजेस, यानी कि एनिमल डिजीजेस का कुछ निम्नलिखित नाम है जो जानवरों में होता है, ठीक है। पहला है फुट एंड माउथ डिजीज, दूसरा है एंथ्रेक्स। तो फुट एंड माउथ डिजीज और एंथ्रेक्स नाम का जो बीमारी है वो केवल और केवल जानवरों में ही होता है, राइट, ऑब्वियसली यस। और लिखा हूं कि फ्लोविंग आर द नेम ऑफ टू प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट में होने वाला बीमारियों का कुछ निम्नलिखित दो नाम है, राइट। पहला का नाम है रस्ट ऑफ व्हीट, दूसरा का नाम है सिट्रस कैंकर। तो रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो होता है प्लांट में, और सिट्रस कैंकर भी जो है वो प्लांट डिजीज ही है। तो दो को पूछा था तो दो को हमने नाम लिख रखा है, राइट, ऑब्वियसली यस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया ना, चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि तुमने इतनी सारी चीजों को लिखा होगा वो भी अच्छे तरीके से, राइट। चलो आगे बढ़ सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, इसको समझते हैं। स्टेट द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ह्यूमन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज। देखिए कुछ निम्नलिखित जो है वो बीमारियों का नाम दिया गया है। अब ये जो निम्नलिखित बीमारियों का नाम दिया गया है, इस बीमारी के बारे में दो चीज बताना है। पहला तो बताना है कि ये बीमारी जो है वो किसके कारण होता है, और दूसरा बताना है कि ये कैसे फैलता है, ठीक है ना। जैसे में पहला बीमारी दे दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बीमारी है जो हम मानवों में होता है, हम ह्यूमन बींग्स में होता है। लेकिन बताना यह है
कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। ठीक है, आंसर में हो गया बैक्टीरिया के कारण होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये बीमारी कैसे फैलेगा, तो एयर यानी कि हवा के कारण फैलता है। ठीक है, एयर कॉन्टेक्ट से फैलता है। दूसरा है मीसल्स। तो मीसल्स नाम का एक बीमारी है जो हम मानवों में होता है। तो बताइए कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, वो बताना है, राइट। तो आंसर है वायरस के कारण होता है, राइट। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि कैसे फैलता है, तो आंसर है एयर के कारण फैलता है, यानी कि हवा के कारण फैलता है, राइट। तीसरा बीमारी है जिसका नाम है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स नाम का एक बीमारी है जो हम मानवों में होता है, हम ह्यूमन बींग्स में ही होता है। लेकिन किसके कारण होता है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या है, किस कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कैसे फैलता है, तो एयर और कॉन्टैक्ट यानी कि हाथ मिलाओगे उससे तो हो जाएगा, या फिर दूर भी रहोगे और हवाएं चलेगी उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, उसके बदन से हवा आपके बदन में लगेगा, टकराएगा तो एहसास होगा, इतना मार मारेंगे ना, तो आपको वो बीमारी हो जाएगा चिकन पॉक्स नाम का बीमारी। तो इससे बचना चाहिए आपको, राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा, मुझे यकीन है। आगे बढ़ सकते हैं जी। चलिए वेरी गुड, और भी बहुत सारे हैं। देखो चौथा है पोलियो का नाम। पोलियो जो है वो हम ह्यूमन बींग्स में होता है। तो किसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ, तो वायरस हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ, तो एयर और वाटर। कैसे फैलता है, तो एयर और वाटर। ओह होता है, राइट। पांचवा है कोलरा। तो कोलरा जो है इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, तो आंसर है बैक्टीरिया के कारण होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये कैसे फैलेगा, तो वाटर और फूड के कारण फैलता है। इसी कोलरा के बारे में बातें करते हुए, राइट। छठा बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड नाम का एक बीमारी है जो हम मानवों में होता है, हम जैसे ह्यूमन बींग्स में ही होता है। तो इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बता, यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ये होता है, तो आंसर है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कारण होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ, यानी कि कैसे फैलता है, तो वाटर पानी के कॉन्टैक्ट से फैलता है। सतमा है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी नाम की एक बीमारी है जो हम ह्यूमन बींग्स में ही होता है। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ, तो वायरस के कारण होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ, यानी कि कैसे फैलता है, तो वाटर के थ्रू जो है वो फैलता है, राइट। देखिए याद रहे कि जो भी अभी अभी हमने प्रश्न को डील किया है 1 से लेकर के टोटल 7 तक लगी, राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े कंपटीशन में पूछे जाएंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे एआईएम्स का एग्जामिनेशन वगैरह सब अटेंड कीजिएगा ना, तो उस समय जो है वो ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। मे भी वो नोस कि आएगा, गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ वहां भी पूछा जाता है। और बहुत सारा आपको लगता है 8 क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट, हर एक क्लास ही इंपॉर्टेंट होता है यारो। और इसे एंजॉय से पढ़िए, अच्छे तहे दिल से पढ़िए, राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए 8 में 8वां है मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया नाम का एक बीमारी है जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स में ही होता है। तो इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए, यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, ये बताइए। तो आंसर में है प्रोटोजोआ के कारण होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ, कैसे फैलता है, तो मॉस्किटोस यानी कि मच्छर के कारण जो है वो फैलता है, राइट। नंबर में है डेंगू। तो डेंगू नाम का एक बीमारी है जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स में ही होता है, को ही होता है। तो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ, यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होगा, तो आंसर में हो गया वायरस, राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये कैसे फैलता है,